नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, टीपीएस का मकसद है उन लोगों से जुड़ना जो हमारी परंपराओं, संगीत और विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। इसी कड़ी में आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो स्वरों के सारथी है। उनके गीतों में पहाड़ों की खुशबू, नदी की नमी और लहरों की लय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायक विवेक नौटियाल जी की। आज विवेक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। विवेक जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक जी, सबसे पहले एक संगीतमय सारथी और संगीत से जिसका जीवन शुरू और जो संगीत के लिए जी रहा है, किस तरह का रहा ये पूरा सफर आपका? सफ़र तो कठिन भी था और अब धीरे धीरे सरल भी हो रहा है, क्योंकि हमने एक रास्ता अपना चुन लिया। क्योंकि संगीत का पहले बचपन में जब हम थे तो हमारा दिमाग कुछ और चलता था, और जब कॉलेज पहुँचे तो उस समय दिमाग कुछ और चला। धीरे धीरे संगीत तो मेरा बचपन से ही एक अंदर से झलकता था, क्योंकि परिवार में पिताजी भी कभी कभी रामलीलाओं में गाते थे, घर पे सुनता था मैं पिताजी को। पिताजी भी गीत सुना करते थे और मेरी माताजी भी गाती हैं। मेरी माताजी जो है नंदा के जो जागर हैं वो गाती हैं गाँव जी में। बिल्कुल। नंदा देवी का मंदिर है, वहाँ भी गाती है। तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद है, उस माँ नंदा का ही आशीर्वाद है कि शायद मेरे अंदर ये गुण आया संगीत का। और बचपन में मेरे गुरु हुआ करते थे, वो आज भी हमारे गांव में हैं। उनका नाम है श्री विक्रम सिंह रावत जी। तो उन्होंने मेरे को बचपन से पढ़ाया है। जब मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में था तो तब से उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो उन्होंने न जाने मुझ में क्या देखा। हमारे गांव में एक दादाजी भी थे, उन्होंने न जाने मुझ में क्या देखा। वो मुझे बोलते थे कि चल तेरी आवाज़ अच्छी है, तू मुझे गाना सुना। अब लोग मुझे बोलते तो थे कि गाना सुनाओ गाना सुनाओ, तो मैं शौक भी था। भगवान जाने मेरे अंदर ये हुनर कहाँ से आया, या तो परिवार से आया या उस परमात्मा की कुछ कृपा रही हो या उससे आया। लेकिन लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था कि तेरी आवाज़ अच्छी है, तू गा सकता है। तो हमारे गुरुजी मुझे जो है जैसे कोई कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो उसमें सबसे पहले रखते थे कि ये गाना गाएगा। तो उस समय नेगी जी का एक गीत बहुत 2000 की रात जात हुई थी, तो उस समय नेगी जी का एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, जय बोला जय भगवती नंदा। और उस गीत ने, उस एल्बम ने, नेगी जी के उस 2 पार्ट थे, उस पार्ट 1 और पार्ट 2, बिल्कुल 2 पार्ट थे। तो उस एल्बम ने, उस जो ऑडियो कैसेट ने, उसने तहलका मचा दिया था। नेगी जी को भी खुद पता नहीं था। नेगी जी से मैं पूछते रहता हूँ तो ताऊ जी, मैं उन्हें ताऊ जी बोलता हूँ नेगी जी को। तो ताऊ जी मुझे बताते हैं कि उस समय शायद ये गीत का जो उन्हें पैसा मिला था वो लगभग सिर्फ 25,000 रुपये था। और ये उनके जो ऑडियो कैसेट्स हैं, ये टी सीरीज ने इसका आकलन भी नहीं करा था कि ये इतनी बिक जाएगी। लोग, नेगी जी बताते हैं कि कई लोग इसे प्रसाद के रूप में ले जा रहे थे। कैसेट नहीं मिल रही थी मार्केट में कैसेट्स नहीं थी, स्टॉक आता था तो खत्म हो जाता, हाथों हाथ बिकता था। बिल्कुल बिकता था। तो इस कैसेट्स के लिए मैंने बहुत मिन्नतें की एक भाई से। हमारे घर के जस्ट नीचे एक शॉप थी कैसेट्स की, गांव में, नोटी में। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब कैसेट आएगी तो एक मुझे जरूर रख देना, क्योंकि ये गीत जब बजते थे तो ऐसा लगता था जैसे माँ भगवती नंदा के जो गीत हैं, लोग उन्हें मतलब आशीर्वाद समझ के लोग कैसेट्स को घर ले जा रहे थे, बिल्कुल प्रसाद के रूप में। तो इतनी पॉपुलर हुई एल्बम, इतनी पॉपुलर हुई, नेगी जी को भी खुद पता नहीं था कि नेगी जी ने तो एक भेंट के रूप में मां नंदा के लिए ये किया था। लेकिन नेगी जी बताते हैं कि टी सीरीज वालों ने भी इसका मतलब सही जो ब्यौरा है वो नहीं बताया।
मुझे जहां तक लगता है करोड़ों में बिकी है ये कैसेट्स, जी बिल्कुल। आप करोड़ों में। अब आप बात कर ही रहे हैं राजात की, क्योंकि आप नौटी से, चमोली के नौटी में रहने वाले हैं, और नौटी वो स्थान है जहां से मां नंदा की यात्रा की शुरुआत होती है। पहला पड़ाव नौटी है। तो जो नौटी के रहने वाले नौटियाल जी हमारे साथ हैं, और मां नंदा की बात हो रही है, तो मां नंदा का वो गीत जो आपने सबसे पहले गाया था विवेक जी, वो मैं जरूर आपको उस गीत की 2 लाइनें सुनाता बिल्कुल हूँ। आदरणीय हमारे गढ़ रत्न नेगी जी का गीत है, और नेगी जी मेरे इस क्षेत्र में मेरे गुरु भी हैं, और मैं जो भी प्रेरणा लेता हूँ उनके गीतों से ही लेता हूँ, क्योंकि नेगी जी एक डिक्शनरी है हमारे लिए। यस, उत्तराखंड के कल्चर के लिए वो डिक्शनरी है। हम कहीं भी फंसते हैं तो नेगी जी के गीत सुनते हैं, तब हमें आगे का मार्ग मिल जाता है कि शायद हम इसमें ऐसा लिखें तो शायद कुछ और बेहतर हो जाए। तो मैं आपको 2 लाइन उस गीत की सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला तेरु चौसिंग्या खाड़ू, तेरी छतोली रिंगाल की जय। जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला नौटिका नौट्यालों की, सेम का सेमाड़ों की, नंदा राज राजेश्वरी, कोटि का ढूंढो की, खनोड़ा खंडूड़ों की, नंदा राज राजेश्वरी, नैनी का नैनों की, गैरोला थपड़ों की, चेपड़ू का तुकदारों की, नंदा राज राजेश्वरी। जय जय बोला माता मैणावती, तेरा पिताजी हेमंत की जय। जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। वो जो गीत है, वो यात्रा की जो शुरुआत है, वो जो जोश होता है, हाँ, इस गीत को सुन के, इतना बड़ा जो यात्रा है, वो जो पड़ाव है, कठिन पड़ाव, बहुत ज्यादा वो कठिन है। आसानी से पार कर जाते हैं भक्त, और इस माँ की प्रेरणा से। तो बिल्कुल विवेक जी, धन्यवाद इस गीत के लिए। और विवेक जी, गीतों की बात हो रही थी, आपने कहा नेगी जी आपके गुरु हैं, और वास्तव में नेगी जी हर उस गीतकार की, यानी जो भी उत्तराखंड में परंपराओं की बात करता है, हर कोई नेगी जी की तरफ देखता है एक उम्मीद शायद से। बिल्कुल नहीं, शायद तो शायद ही है। शायद बोलने के पीछे का कारण ये है कि कई लोग नेगी जी को बोलते हैं कि नेगी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है लिखने के लिए, कि आदमी लिखे किस पे। तो मैं कई बार अपने लोगों को और कई लोगों से वार्ता भी कर चुका हूँ कि नेगी जी ने अगर कुछ छोड़ा नहीं है, तो नेगी जी ने जिस ऋतु पे जैसे गीत लिखा है, नेगी जी ने उन्हीं ऋतुओं पे बहुत सारे गीत लिखे जी। जैसे बसंत का मौसम होता है, तो बसंत के मौसम में नेगी जी ने अपनी कई रचनाएं लिखी हैं, एक ही नहीं। जैसे हे जी सारू मफूली गे होली, फ्योली लाड़ी में घोर छोड़ावा। तो एक गीत और है नेगी जी का, रुणुक जोणुक ऋतु बसंती गीत लगांद ऐगे, बसंत ऐगे हपार डांडा सारू माँ। ये नेगी जी ने बसंत पे लिखा है। अब आई पांचमी माऊ की, बाटी हरियाली जाओ की। तो नेगी जी को जब आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आर्ट का क्षेत्र है, आर्ट में कई प्रकार की कलाएं हैं, गायन है, वादन है, नृत्य है, और फिर हम अगर कला की बात करें तो कला में भी अलग अलग है जी। कोई पेंटिंग करता है, कोई ऑयल पेंटिंग करता है, कोई शिल्प कला वाला है ना, जी। कोई वस्तु कला वाला है, जी। अलग अलग चीज की कला है। लेकिन आपको किसी न किसी को अपना एक प्रेरणा स्रोत मानना पड़ेगा, तब जाके आपको राह मिलेगी। बिल्कुल सही। बिना और गुरु आजकल बहुत मुश्किल है लोग, क्योंकि नेगी जी को
बहुत टफ है समझना। बिल्कुल, नेगी जी के गीतों को बहुत टफ है समझना। और वही समझ, अब हम अगर नेगी आजकल एक गीत देखिए आप, कैसे कैसे गीत आ रहे हैं आजकल, न संस्कृति से उन्हें कोई मतलब है, मतलब एक फूहड़पन समझो, उन शब्दों में भी कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए ऐसे ऐसे अजीबोगरीब टाइटल हैं कि मैं उन टाइटलों का नाम भी नहीं बता सकता। इतने फूहड़ता वाले गीत आ चुके हैं मार्केट में। हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी परंपराएं क्या थी, हमारे वो गीत, जैसे नेगी जी ने बहुत पहले एक गीत लिखा था, नया जमाना कछोरो कंड उठी बो तिबरी डंडे मारो कैंडोल। तो नेगी जी ने तो उस जमाने में भी एक लोक के साथ साथ पॉप गा दिया था जी। जो आज लोग पॉप में घुस रहे हैं, तो नेगी जी ने उस जमाने में पॉप गा दिया। इसमें नेगी जी ने बहुत अपनी संस्कृति बारे में कहा है जी। तो कहाँ रह गई वो चीजें। नेगी जी तो बहुत बड़ा समुद्र है, एक बहुत बड़ा, बहुत अनंत गहराई है नेगी जी। बिल्कुल है। तो आपका कहना है कि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं नेगी जी मतलब सभी कुछ लिख चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। बचा नहीं है, कई लोगों का मानना है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। आप लोग पे कार्य करिए, नेगी जी ने लोग को इतना उठाया है। नहीं, आप देखिए ना, अगर किसी भी चीज को खोजते हैं तो हम नया तो कुछ नहीं करते ना, उसी में से रिसर्च का मतलब ही यही होता है। नेगी जी की रिसर्च जो है, कविताएं आप सुनिए उनकी। नेगी जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नेगी जी पढ़ते हैं और नेगी जी से ही हमने पढ़ना सीखा है संस्कृति के लिए। जब संस्कृति है तो हम जब पढ़ेंगे तभी तो उस बारे में हम बात कर पाएंगे। अब आप आजकल के सिंगर देखिए कैसे, मतलब जो गीत लिख रहे हैं उनका कोई शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है, मतलब उस भाषा को आप गाइए। मतलब हमें अगर अपनी गढ़वाल लैंग्वेज में बोलो तो बच गया गदरा, हाँ बोल सकता, ये बच गया गदरा, बच गया मानना खाली एक बाद में सुन पड़ जाना हूँ। तो ऐसे भी सिंगर आ रहे हैं जो एक गाना आते ही वो समझ रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं उत्तराखंड। उन्हें नहीं पता संगीत बहुत बड़ी गहराई है। जी। आप विवेक, अब संगीत की हम बात कर रहे थे, आप एक शिक्षक हैं। मैं शिक्षक, ठीक है, संगीत की आप लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब संगीत की आप शिक्षा देते हैं, जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो अमूमन विषयों की अगर हम बात करें, अलग अलग विषय हैं, तो चुनौतियां भी बहुत आती हैं। तो वो कौन सी चुनौतियां होती हैं विवेक जी की पढ़ाते हुए बच्चों को सिखाने में? क्योंकि आज का बच्चा तो आज की तरह की चीजें गाता है, उसे यूट्यूब में बनना है, उसे रियलिटी शोज में जाना है, तो इस तरह की जो चुनौती, उनसे कैसे निपटते हैं? चुनौतियां तो बहुत रहती हैं। और दूसरी बात अगर हम ये देखें कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा, आजकल संगीत के प्रति बच्चों को बहुत जिज्ञासा है करने की, और मतलब एक अंदर से फीलिंग आप अगर उन्हें दिला दें कि संगीत है क्या। अगर आप देखिए, मैं एक छोटी बात करता हूं कि जैसे हमारे शायद किस्मत अच्छी है कि हम उस जमाने में पैदा हुए जब बड़े बड़े लेजेंड थे। बिल्कुल, रफ़ी साहब है ना, और किशोर साहब, मन्ना डे जी, मुकेश जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर जी, मतलब ऐसे ऐसे लीजेंड थे। तो हमने उन्हें सुना। फिर उस दौर में नेगी जी भी आए। हाँ। नेगी जी को सुनने का मौका हमें सिर्फ आकाशवाणी से ही मिलता। बिल्कुल, पहले मेरे पिताजी आकाशवाणी से रेडियो सुनते थे, तो उसमें नेगी जी के जब गीत आते थे, क्यों इतना बढ़िया लगता था कि हाँ, जैसे अपने पहाड़ की खूबसूरती गाने से ही पता चल जाता। कई बार रेडियो में ऐसा होता था कि बीच बीच में आवाज ही गायब हो जाती। बिल्कुल, तो रेडियो लेके घूमते थे, उसका एंटीना ऐसे खींचते थे कि यार कहीं से तो आवाज आई। तो कई बार दो स्टेशन एक साथ पकड़ते थे, वो बीच में चाइनीज भाषा भी हो जाती थी, अलग अलग रेडियो पकड़ते थे। तो उस दौर में हमने सुनना शुरू करा। तो हमने बहुत मुश्किलों से गाने सुने, क्योंकि साधन नहीं थे। बिल्कुल, सिर्फ एक ही दिन आते थे गीत, संडे के दिन। उस समय चित्रहार आता था जी, टीवी DD1 पे चित्रहार आता था। उसी में सुबह 7 बजे से 8 बजे एक रंगोली और चित्रहार, ये चीजें आती थी। तो हमने यहीं से सुना। पिताजी ने रेडियो लगाया रहता था, तो उस समय एक तो लखनऊ हुआ करता था, एक नजीमाबाद केंद्र हुआ करता था। तो नजीमाबाद केंद्र से ही गढ़वाली गीत आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने वहीं से सुना, वहीं से हमने इन लोगों को सुना। जैसे नेगी जी के जब गीत आते थे कि जैसे आजकल सोनों में न लगी, सोना का मैना वे कानू के रहना, कुएड़ी लो के लिए, ऐसे ऐसे गीत आते थे। कितने खुदेड़ गीत आते थे। नेगी जी ने
माता बहनों पे नेगी जी ने अपनी इस उत्तराखंड के कल्चर पे काम करा है। कई बार नेगी जी बोलते हैं कि मैंने एक गीत गाया था, कनो लड़ी के बिगड़ी म्यारो वारी कैरी की कैम लगानी निचवी अपनी खैर की। तो एक बार नेगी जी एक गीत गा रहे थे, तो एक बुढ़ दादी बोल रूणी है गीत सुनी का। हाँ, गीत सुनी। तो वो नेगी जी के पास आए, नेगी जी कह रहे थे कि 2 रुपया या 2 आना की कुछ ऐसी बात कर रहे थे। वो लेके आए नेगी जी को देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बॉडी क्या। तो नेगी जी ने बोला उनको कि बल रोना क्या कि बॉडी जा आप रोना अकेले चाह। तो दादी ने बोली बल्कि कि तुम तो कन पता बल्कि मेरी स्थिति इंच है तुम तो मेरी स्थिति का बारे में कन पता चली बल तुम गीत गाई। अच्छा। तो उस समय की एक जो लोगों की पीड़ा, यानी माँ बहनों की पीड़ा, नेगी जी खुद ही कहते हैं कि मेरी गीतों की सबसे बड़ी हीरोइन जो है मम्मी है। बिल्कुल। वो कहते थे मेरी माँ का पता ही नहीं चलता था, दिन में इधर घास काटने, कभी जंगल, कभी खेत, कभी खाना, कभी माँ तो रात को ही दिखती थी। पहले की जीवन शैली बहुत अलग थी। आजकल थोड़ी स्कूटी पकड़ी और चल दी है। नहीं तो जैसे अभी आपने बताया कि हम उस दौर के हैं, हमने ये सुना नेगी जी ने इस तरह से। लेकिन जब आज के बच्चे आपके पास सीखने आते हैं तो उनका पहला प्रश्न क्या होता है? उनका पहला प्रश्न यही होता है कि सर ये हमको गिटार सीखना है, हमको गिटार सीखना है। सबके गिटार पे नजर होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि शास्त्रीय गायन क्या है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन्हें शास्त्रीय का ज्ञान दें, क्योंकि शास्त्रीय एक जड़ है। बिल्कुल। जब तक जड़ मजबूत नहीं होती पेड़ कैसे खड़ा रहेगा। तो शास्त्रीय गायन कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, साधना है, वो मेहनत लगती है। शास्त्रीय गायन कोई ये लाइट सॉन्ग थोड़ी है कि आप कभी भी गाओ और कभी भी आप उसे एंजॉय करो। शास्त्रीय गायन जब तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको फील नहीं करोगे। तो बच्चों का रुझान रहता है, अब थोड़ा बहुत माहौल बन चुका है, क्योंकि होता है ना एक थोड़ा सा जब नाम आ जाता है तो वो बोलते होंगे कि बच्चे यार सर आपका नाम है, आप उत्तराखंड में इतना अच्छा ओके फेम, यानी हाँ। अब लगता है बच्चों को हम जिनसे सीख रहे हैं वो क्योंकि रियल में है। देखो मैं किसी को अगर किसी से सीखने जाऊंगा तो उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करूंगा ना। बिल्कुल। कि लायक है या नहीं है, ये सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा, ये भी तो समस्या है आजकल। लेकिन जैसे विवेक जी आपने कहा कि वो बैकग्राउंड ढूंढते हैं, हाँ, लेकिन क्या कभी कोई शिक्षक, ये पर्सनली मेरी जिज्ञासा है कि पर्सनली क्या कोई शिक्षक भी ढूंढता है कि ये जो स्टूडेंट है ये लायक है या नहीं है? ऐसा होता है क्या? होता है। आपने ऐसा अभी किया हम कई बार बच्चों के हम वोकल टेस्ट लेते हैं क्लास। तो क्लास में वोकल टेस्ट हमारे साथ एक हमारे सर भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनको सिखाने का तरीका मैंने उन्हीं से सीखा, क्योंकि देखो एक आदमी के पास एक चीज होती है टैलेंट, लेकिन टैलेंट आप सिखा नहीं सकते। हाँ, सिखाना टैलेंट नेचुरली आता है जी। हम उसको एक मतलब वे दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो जब हम बच्चों को सोचते हैं कि यार हम आज क्लासिकल का ऐसा सिखाएं, अब धीरे धीरे माहौल बन चुका है क्लासिकल का। हमने हमारे स्कूल में हमारे सर जो MD सर उन्होंने तो स्पेशली होते हैं प्रोग्राम, सब्जेक्ट बनाया है आप लोगों ने, गढ़वाली सब्जेक्ट बनाया हमारे सर ने। आप पूरे देहरादून में देखिए कहीं है ही नहीं गढ़वाली, एकमात्र हमारा स्कूल है बलूनी, जहाँ पे हमारे MD सर ने गढ़वाली सब्जेक्ट रखा हुआ है कि बच्चों को हिंदी भी आए, इंग्लिश भी आए, लेकिन अपनी मदर टंग भी आनी चाहिए। क्योंकि गढ़वाली हमारी मात्र माँ की भाषा है ना, दूध बोली भाषा बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है, अपनी मातृभाषा, ये हमारी बोली है, दूध बोली भाषा है, तो वो आनी बहुत जरूरी है। तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे साथ, कौन करता है देहरादून में बताइए। लोग गढ़वाली बोलने में शर्माते हैं, हमको बोलते हैं कई लोग कि हम गढ़वाली नहीं है। तो गढ़वाली से इतनी शर्मिंदगी किस बात की? क्योंकि हमारे माँ बाप की भी गलती है, मैं तो इसे माँ बाप की गलती मानता हूँ। तो गढ़वाली से क्यों शर्मा रहे हो भाई अपने बच्चों को? कल की डेट में तो गढ़वाली रहेंगे ही नहीं यहाँ पे। जब बच्चे ही नहीं बोलेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी भाषा नहीं बोलेगी, न समझ पाएगी, तो हम कैसे गढ़वाली कहलाएंगे बताइए? ये तो ठप्पा लग जाएगा ना, गढ़वाली है बस क्योंकि इसकी माँ थी, इसके पिताजी थे, इसके दादाजी थे, ये भी गढ़वाली है लेकिन बोलनी नहीं आती।
तो देहरादून में जो नेगी जी ने तो एक गीत बनाया भी है ना कि मैं जो हूँ मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं तो देहरादून उसमें वाला नेगी हूँ। जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि न पहाड़ी बोली आती मुझको पर मैं बींगता बीटा बचाता हूँ। हूँ। जी बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है इसमें, अगर कोई इस लाइन को कोई समझे तो बहुत बड़ी बात है इसमें। नहीं, वो एक्चुअल जो बात कही गई है हाँ, वो रियलिटी है reality है। देहरादून की, खासकर देहरादून की। अच्छा, गढ़वाली जो है हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं लेकिन गढ़वाली नहीं बोल पा रहे। अब उन्हें, जैसे हमारी यही कोशिश थी कि हम जो काम करें यूथ को लेके, हमने उठाया फोक ही है। जी बिल्कुल, आपका फोक ही है जी। हम गाते भी फोक हैं, हाँ, लेकिन अब उसको पब्लिक को ऐसा परोसते हैं कि नए बच्चे भी अट्रैक्टिव। तभी तो आपके जो गीत हैं घर हाँ, घर में जी। बसते हैं, इसका सबसे बड़ा इसका कारण। सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो मित्र है, जो बेचारा मित्र था, मतलब गुंजन डंगवा, जी जी बिल्कुल। तो उसकी बहुत कोशिश होती थी कि नए प्रैक्टिकल्स करते थे। प्रैक्टिकल्स करता था वो बहुत ज्यादा, और वही मतलब गीतों को, अब मैं तो यही कहता हूँ कि आज उत्तराखंड में जो मेरा जितना भी नाम है गुंजन गुंजन की वजह से, एक मित्र क्योंकि ऐसा भी। गुंजन की वजह से ही है। और उसने मेरे जो गीत करे, आज उसी की वजह से मैं स्टेब्लिश हूँ। क्योंकि जब मैंने उससे पहले भी बहुत गीत गाए, देखो कुछ भी हो सकता है, आदमी के कई गीत आ सकते हैं, लेकिन जिस गीत से इंडस्ट्री में आप बड़े बड़े कलाकारों को देखिए, उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कितने गीत गाए होंगे, लेकिन कोई एक गीत ऐसा होगा जिससे उनको स्टारडम मिला हो, बहुत बड़ा स्टारडम मिला हो। तो हमको कोशिश करनी है कि यूथ को कैसे जोड़ा जाए, अपनी बोली भाषा को कैसे बचाया जाए। हम तो इसमें लगे हुए हैं, और कई लोग यहाँ फुहरता वाले गीत गा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आपने ये बात तो सही कही है कि उसको बचाना, लेकिन इस बचाव की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। वो समय जब आपने बीएससी छोड़ दिया, बीएससी के बाद आप श्रीनगर चले गए और मेन कैंपस में बैठा हुआ विवेक नौटियाल संगीत की क्लासेस ले रहा है, संगीत का रियाज कर रहा है, वो दौर कैसा था? वो एक बहुत बढ़िया और एक अनोखा दौर उसे बोल सकते हैं। मेरे पिताजी भी चिढ़ने लग गए थे मुझसे, क्योंकि मैं छोटी क्लास से ही, हमारे एक लोकल संस्थाएं होती थी, तो उनके साथ मैं कार्यक्रमों में जाता था। कुछ नहीं मिलता था वहाँ पे, 50 रुपया 100 रुपया ऐसा मिलता था। आपकी पहली जो वो थी 50 रुपए, हाँ, पहली कमाई, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो पिताजी ने मुझे पूछा, बेटा आगे बेटा, मैं कहा क्या लाया? 25 रुपये, क्योंकि हमारे यहाँ 22-23 रुपये तो किराया था गाँव का। जी जी। 25 रुपये मिल गए। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, तो कहा चलो ठीक है, अच्छी बात। मेरे स्कूल के दिन खराब हो रहे। पिताजी को एक टेंशन थी कि यार मुश्किल है इसका कुछ कर पाना, क्योंकि पिता तो पिता होता है ना, उसको तो अपने बच्चे का भविष्य देखना है। बिल्कुल। मेरे पिताजी सोचते थे कि डॉक्टर बनेगा, हर पिता की तरह डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन मैं दिमाग में सोचता था, डॉक्टर इंजीनियर तो पूरी दुनिया है, डॉक्टर इंजीनियर कितने हैं यहाँ पे। लेकिन मैं कहता हूँ एक संगीतकार एक होता है, उसे पूरी दुनिया जानती है संगीतकार को। अब आप ये देखिए ना कि डॉक्टर तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन अरिजीत सिंह एक ही है। बिल्कुल, अरिजीत सिंह एक ही है। डॉक्टर बतेरे हैं यहाँ पे, लेकिन अरिजीत को पूरी दुनिया जानती है। अब देहरादून के डॉक्टर को क्या दुबई वाला जानता होगा? नहीं जानता, लेकिन अरिजीत को पूरी दुनिया जानती है। तो कला एक ऐसी क्षेत्र है, कला ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको नाम, प्रेम, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज देता है, बशर्ते आपकी मेहनत लगती है। मेहनत तो हर फील्ड में है, लेकिन कभी कभी भगवान भी आपको परखता है कि बेटा तू स्टैब्लिश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे आप बता रहे थे कॉलेज, जब कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो कॉलेज में कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा कि नहीं, छोड़ देता हूँ, अब नहीं करूँगा, ये नहीं मेरे लिए बना है, ऐसा कभी हुआ? कभी कॉलेज टाइम पे तो नहीं हुआ, कॉलेज के बाद हुआ। क्योंकि आदमी के दिमाग में ना, हमारे गांव से ही दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटे को नौकरी करनी है, घर संभालना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। तो हम उन बातों को सोचते सोचते ही बड़े होते हैं। क्योंकि घर वाले भी हैं, घर वाले यही सोचते हैं कि हमारा बेटा नौकरी लगेगा तब ये व्यो हो। हमारे यहाँ यही सोचते हैं, और पहाड़ में भी सब लोग यही सोचते हैं। आजकल कई लड़के कुंवारे बैठे हुए उससे कर बयान होने नौकरी, कई गाँव, एक गाँव पता नहीं कक्ष बोले वो बूढ़े होने बेटा छोरा बन व्यो ही नहीं छोड़ो। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट में है।
प्राइवेट नौकरी में है, किसी का अपना बिजनेस है। अरे भाई एक बात, मैं तो खुद मतलब ऐसे सोचता हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड की सोच है वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है सोच। अच्छा, जिस लड़की के बारे में लोग बोलते हैं कि उसको सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए, क्या उन्होंने कभी सोचा उसके पिताजी सरकारी थे? तुम्हें सरकारी चाहिए तो तुम्हारे पिताजी सरकारी थे? ये प्रश्न उन लोगों के, उन युवाओं की तरफ से आप पूछ रहे हाँ, हैं। मैं रियली कह रहा हूँ ये बात। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए रहोगे तो क्या, अच्छा एक बात बताइए ना, क्या वो लड़की गवर्नमेंट जॉब पे है? जो शादी के लिए मना करती है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब पे है? मतलब लड़के नहीं ठेका ले रखा है नौकरी चाकरी करने। तो ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, हमको उससे आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि पत्नी के आने के बाद पति का भविष्य बदल जाए, ये भी हो सकता है। कईयों के साथ हुआ है, मेरे कई मित्र हैं, उनकी बहन की शादी हुई और उसके पति प्राइवेट जॉब में थे। तो जैसी उसकी शादी हुई मेरे मित्र की बहन के साथ, तो गवर्नमेंट जॉब पे लग गई उनकी वाइफ, और वो अपने पति का इतना सपोर्ट करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार हम उसी से शादी करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट वाले भी बहुत पैसा कमा रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि हमको देहरादून में ही मकान चाहिए। इस पे तो गीत भी बन चुके हैं, कई गीत बन चुके हैं जी बिल्कुल। कि देहरादून में मकान होना चाहिए, लड़का सरकारी जॉब पे होना चाहिए। अब लड़का सरकारी जॉब की मेहनत करते करते बूढ़े हो जाऊं, व्यू ही नहीं हो टाइम पर, तो क्या करेगा वो ऐसी जिंदगी जी के? मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस पर नेगी जी का कोई गीत है क्या? नहीं, इस परिस्थिति पे अभी तक शायद नेगी जी ने परिस्थिति पे गीत नहीं है, लेकिन मेरा बहुत जल्द आने वाला है गीत। ठीक है, हम उस गीत का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है उत्तराखंड में। रियली में है, मैं अपनी बात कर रहा था, क्योंकि हमारे घर वाले भी यही सोचते थे कि ये बढ़ेगा, नौकरी पे लगेगा, तब इसकी शादी होगी। तो फिर आप कैसे उस तो कहानी को वही कहानी मैं कह रहा हूँ। मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री वाला था, तो इंटर मैंने पास कर दिया घर वालों के बोलने पे। मैं बीए ले रहा था इंटर में, घर वालों ने मना करा। घर वालों ने बोला कि बल हर फलाने बेटी बल साइंस ले, पर तू नॉन हुए कि बल वो नहीं ले, यानी आर्ट साइड। हाँ, आर्ट साइड। तो मैंने कहा भाई आर्ट में लड़का लड़की का क्या मायने है भाई? नहीं साइंस ले, हम का जिद पर साइंस भी ले ले। पास भी गया हम, पास भी गया तो देहरादून है गया, देहरादून आया तो मैंने SGR कॉलेज जो पत्रिबा में मैंने एडमिशन ले ले। 20 साल करी वो देखो, केमिकल सूंगी मुड़ा होगी, वो अमोनिया सूंगी गवर्नमेंट बेड़ा होगी। तो फिर बाद में मेरा रुझान सही में नहीं लगा, मेरा मन कि मुझे नहीं करना चाहिए ये। नहीं, रुझान यहाँ आके आपको लगा कि नहीं, मेरा पहले से ही था, लेकिन ये प्रेशर में आप आ गए। मैं कॉलेज में भी आया तो मैंने BSc की क्लास में भी गया मैं, लेकिन जहाँ कल्चरल एक्टिविटी ज्यादा होती थी मैं वहाँ घुस जाता था। यानी नियति तो आपके लिए कुछ और चाह रही थी। नियति कुछ और चाह रही थी, और मेरा मन भी वही था कि मुझे नहीं करना। फिर मैंने जैसे तैसे सेकंड ईयर भी कर दिया, और जैसे तैसे मैंने किसी का नंबर लिया। हमारे बिष्ट जी हैं जो नेगी जी के अनिल जी, हाँ जी हाँ जी। तो वो श्रीनगर में एक हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर संजय पांडे जी पांडे से, हाँ दीदी के हस्बैंड। तो उनका नंबर मुझे बिष्ट जी ने दिया कि इनसे बात करना है, तेरी शायद कुछ मदद कर देंगे, ये कॉलेज में है म्यूजिक जी। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया, देखो भगवान को मार्ग खोलना होता है तो खोल देता है। तो उस समय लगभग शायद ये अप्रैल मई जून का महीना, ये बच गया धीरे बोल, शायद जून की छुट्टियां पड़ी थी, तो मैं गांव गया था। बच गया, हालांकि बहुत भयंकर जना हसबिल, पहाड़ गिरना, तो कभी चट्टान, कभी पहाड़ में तो बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने बिजली से जैसे तैसे संपर्क करा, मैं घर आ गया। मैंने माताजी को बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा भाई, मैं कहीं और ही एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। पिताजी ने बहुत डांटा, बोला हम कैसे कैसे करके तेरी फीस भर रहे हैं, तू साल बर्बाद कर रहा है। बहुत अजीब होता है उस समय जब माँ बाप बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मेरी पांडे जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई, कल आखिरी दिन है,
अच्छा, लास्ट डेट थी लास्ट डेट थी ये एडमिशन की। एडमिशन की। मैं कहा भैया एडमिशन कैसे होगा, तू आ तो जावल मैं करवा दूंगा। तो मैं वहां गया, मैं मैम से मिला, मैम ने मेरा वोकल टेस्ट लिया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है उसका, वो तो बहुत अच्छा गा रहा है ये। तो उन्होंने मुझे कुछ सरगमें बताई, वो मैंने दोबारा मैम को सुनाई, मैम ने कहा बहुत अच्छा गा रहा है, इसका एडमिशन होना चाहिए। तो उसके बाद खुद पांडे सर मेरा फॉर्म लेके वहाँ गए जहाँ फॉर्म डिपार्टमेंट जमा में। होते हैं डिपार्टमेंट। अच्छा, नीचे। उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, उन्होंने कहा भाई तो और सब्जेक्ट क्या लेगा। हाँ, मैंने बोल डाल दिया भाई जी, कुछ कुछ भी डाल दिया तुम हमारे, लेकिन मेन संगीत होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने मेरा सोशियोलॉजी और हिंदी के लिए बोला, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं थे ना प्रैक्टिकल इसलिए। नहीं थे, हाँ इसलिए। तो उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन जब हुआ तो एडमिशन की बहुत अजीब कहानी थी। क्या कहानी है? कहानी ये है कि बस गया सिरो बगड़ देखी तुम, हाँ, दाढ़ी अब देवी वो पीछे। टूटू नूरैन। तो रोडवेज वहां पे आके रुक गई। हाँ, टूट गया होगा। अब मुझे एन के एन प्रकार वहां पहुंचना था कॉलेज में। अच्छा, अब मैं पहुंचता कैसे, समस्या तो बड़ी विकट हो गई। समस्या ये हुई कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी भी आ रही, वहां पे सफेद मिट्टी है, वहां पे हाँ बिल्कुल है। सफेद मिट्टी है। तो मैं जैसे ही जाने लगा तो उन्होंने कहा भाई कि बहुत मुश्किल है वहां जाना, पार कैसे करना। मेरे दिमाग में एक ही था, एडमिशन लेना है भाई, दिमाग में बस यही चल रहा था, एडमिशन लेना। धरी में बैग जे पर मेरा डॉक्यूमेंट था, पीछे वो बांधी भी रस्सी, और पैंट छे मेरी नहीं जीन्स पहनी डाली में निक तक, और पकड़ी मैंने सैंडल हाथ पर, पैदल और वो कपल इतना गैरू सीधा खाई, हाँ। खुट्टू। अब जैसे ही मैं जा रहा था, जैसे ही मैंने पार करने ही वाला था, मेरे पीछे था डूंगो आई, और वो मेरे पीछे से नीचे गया सीधे। अगर सेकंड भर भी देर होती तो मेरा गए थे। रिस्क बहुत और ज्यादा। लगन। अब उसके बाद मेरे जैसे जब मैं वहां उतरा, मैं थोड़ी देर बैठ गया, मैंने कहा भाई बच गया मैं आज। धक 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 इतनी भयंकर हो रहा था। फिर दिमाग में एक ही था, एडमिशन लेना है जी। क्योंकि अब यहाँ से बसें नहीं थी, तो यहाँ से बसें सवारी छोड़ रही थी फिर जा रही थी। हाँ। तो बस में बैठ गया मैं। अब बैठ गया था, मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरी शकल सूरत हालत बिगड़ी है बहुत। सफेद उभर का था मैं, जन नेपाली बिहारी जन काम करी। तो मैं वहां पहुंचा कॉलेज, मैंने कहा सर को फोन कर, मैंने कहा पांडे सर मैं आ गया कॉलेज में। अब वो मेरे सामने ही इधर खड़े यार, मैं उनसे बात कर, कहाँ है? तो अब मेरे पैंट बटिया यहीं तक ये पर उजन नहीं हूँ मैं कहा सर मैं इधर ही तो हूँ खड़े पे, यहाँ पे कॉलेज में, यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे देखा, आप हो बोल विवेक? मैंने कहा हाँ जी। बोल क्या हालत बना रखी? बोल मैंने कहा सर क्या मत पूछो, मैं कैसे आया हूँ मैं ही जान। तब वो मैम के पास ले गए, तब उन्होंने एडमिशन करा। उसके बाद मैंने वहाँ से BA पास करा, फिर MA करा, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे भी गया, 3-4-5 साल में बॉम्बे भी रहा। वहाँ भी मैंने बहुत कभी इधर भटके, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, सब मतलब क्या बताएं आपको, जिंदगी ऐसी थी संगीत में की बहुत मुश्किल दौर था। तो कभी ऐसा हुआ कि छोड़ दूं? कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, उसको सुन के लगता है नहीं यार हम ही ठीक है। संगीत तो एक ऐसी चीज है जो आपको दिमाग को भी शांत करता है। कई बार मैं सोचता था, लेकिन घर वालों का एक फोर्स था कि नौकरी 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 नौकरी। सरकारी फॉर्म भी भरे, कई फॉर्म भरे सरकारी, कई बार नंबर भी आया, लेकिन वो चेंज हो गया। तो किस्मत होती है, शायद हमें यहीं आना था, नियति ने आपके लिए। और आपने शायद जो ये सिखाने वाला जो आपने शुरू किया, यानी घर वालों को लगे नौकरी है, हाँ। और आपका काम भी चलता लेकिन हुआ, मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी मेले में कंपटीशन होता था, श्रीनगर के सितारे जी। तो उसमें मेरे कंपटीशन में पार्ट लिया, उसमें मैं विनर बना। अच्छा, फर्स्ट प्राइज मुझे गोल्ड मेडल मिला। पहला कंपटीशन था आपके लिए? हाँ मेरे लाइफ का ना, उससे पहले भी मैंने जीते थे। उत्तराखंड की आवाज एक इसमें ये थे अपने घन जो वो सभी लोग? ना ये वो अलग था। वो तो मैंने तब कर लिया था जब मैं 9-10 में था। अच्छा, उस समय मैंने ले लिया था, उसमें सेकंड रनर रहा मैं। उसमें पहली बार में देहरादून आया, मेरे पिताजी भी थे साथ में। पहली बार में देहरादून आया, तो देहरादून के टाउन हॉल में वो कंपटीशन हुआ, मैं सेकंड रनर पे रहा। तो मैंने बहुत पहले कर दिया था, पिताजी को लगा। फिर धीरे धीरे मैं जब कंपटीशन जीता तो अखबारों में नाम आने लगा, और नाम आने लगा तो पिताजी देखने लगे। पिताजी पेपर भी पढ़ते रहते थे, अलग अलग पेपर में फोटो छपी थी कि
विवेक नौटियाल। विवेक नौटियाल बने श्रीनगर के सितारे और गोल्ड मेडल से सम्मानित हुआ, जिलाधिकारी ने सम्मानित करा। बस देखने लगे धीरे धीरे, मोबाइलों का दौर आया तो मोबाइलों में भी लोग करने लगे, फिर मैं गाने के वीडियो डालने लगे, धीरे धीरे ऐसे नाम बढ़ता रहा। तो आप पिताजी भी खुश थे कि चलो कर रहा है कुछ ना कुछ, अपने क्षेत्र में कर रहा है कुछ। अच्छा विवेक, जैसे आप बता रहे थे कि जब शुरू में आप जाते थे, बचपन से जुड़े थे, वो जो 50 रुपए वाली कहानी है अक्सर सुनने में आती है, लेकिन अभी आपने कहा 25 रुपए, तो वो जब जाते थे आप ग्रुप के साथ में, तो आपका मेन कार्य गीत गाना? मेरे गीत गाना ही था। तो कौन से गीत होते थे वो? वहीं के गीत होते, जैसे नेगी जी के गीत होते, हम उन्हीं को गाते थे। नेगी जी के गीत हो गए, और जैसे हमारे किशन महिपाल जी हैं, उनके गीत हो गए, क्योंकि उनके पॉपुलर गीत थे उस समय, तो जी जी। वही गीत हम गाते थे। कुछ लोक गीत होते थे जो लोग उन्हें सुन ही नहीं थे, वो भी हम गाते थे। तो लोग हमसे दूर दूर ले जाते थे, यहाँ से कहीं पे आप पे छोड़ते थे, बोलते थे बुला, पैसे हैं नहीं, इस बार हुआ नहीं। मिट्टी के अंदर 50-100 रुपये दिए, कभी 50 रुपये दिए। तो बड़ी दिक्कत स्थितियाँ थी पहले, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत स्थितियाँ थी। हाँ विवेक जी, आप कह रहे हैं कि स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, लड़ते झगड़ते घर वालों से यहाँ तक आप पहुँचे, और आज एक शिक्षक हैं। साथ में आपकी जो रुझान जो था संगीत के प्रति, वो आपका जो लगाव है, वो आपको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके चला गया। आज आपकी पहचान बन चुका है संगीत। लेकिन संगीत, अगर आज वर्तमान समय की बात करें तो संगीत जो आपके अनुसार संगीत साधना है, लेकिन संगीत को इतना इजी बना दिया है। आज यूट्यूब पे कोई कैसे भी गीत गा रहा है, यूट्यूब में पॉपुलर, और ये इससे आपको क्या लगता है कि संगीत की जो रियल एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, वो कितनी ज़रूरी है? क्यों संगीत सीखना चाहिए आज के बच्चों को? उससे होगा क्या? क्योंकि उन्हें तो लगता है कि वो पैदा होते ही संगीत उन्हें आता है, क्योंकि वो गुनगुनाने लगते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि संगीत या तो आपको विरासत में मिलेगा जी, या तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा होगी तभी संगीत मिलेगा जी। हर कोई सिंगर नहीं हो सकता, और वो उसकी वॉइस से भी पता चल जाता है। हर कोई सिंगर कभी नहीं हो सकता। आजकल सबको कीड़ा लगा है कि सिंगर सिंगर सिंगर, हर घर में। उत्तराखंड में देखो, जब से ये यूट्यूब आया तब से ज्यादा हो गया। लोग समझ रहे हैं तो कीर्तन भजन करने वाले भी गायक बन गए, बताओ। तो यूट्यूब जो है एक तरह का माध्यम तो है, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो गायक हैं, जिनके गीतों में वजन है, वो छुप जाते हैं। कैसे गीतों से? जो ये आजकल अजीब अजीब मनरगल गीत आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। और मेरा मानना तो यही है कि संगीत आप तभी करिए जब आप संगीत की साधना करोगे। मैं आपको कई सिंगर दिखा दूंगा कि जो छुपे हुए हैं अभी तक, और वो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। बिल्कुल विवेक, हमारी कोशिश वही है कि हम वहां तक पहुंच पाएं, और रियली में मुझसे भी अच्छा गाते हैं वो, लेकिन वो छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए? क्योंकि वहां तक जो है अभी पहुंचा नहीं ना। आप पुराने लोगों को देख लीजिए, उनसे बढ़िया मैं थोड़ी गाता हूँ, इतने पुराने लोग गाते हैं। उनके पास फोक था, उनके पास रियल, उन्होंने वो संस्कृति देखी है, उसको जिया है उन्होंने। अब नेगी जी की बात करें तो नेगी जी ने पीड़ाएं उठाई हैं, हम आदमी की पीड़ा है। अब एक गीत है, कभी सीला पाको रेटू कभी तैला घाम, तो कितनी गंभीर बात है उसमें। एक बेटी के लिए जो विवाहित के बाद अपने जंगल में जा रही है, घास काट रही है, उसके साथ कोई सखी सहेली कोई नहीं है, अकेले घास काट रही है। बताओ कितनी बड़ी उस महिला पे कितनी विपदाएं होंगी। नेगी जी ऐसी नेगी जी थोड़ी बने। लोग कहते हैं नेगी जी का नाम ये है, उत्तराखंड की संस्कृति नेगी जी। अरे नेगी जी ने मेहनत करी है, उन्होंने मेहनत करने के, अब वो देखिए वो नौकरी पे भी थे, हाँ सरकारी नौकरी करते थे, नौकरी के साथ साथ उनको संगीत में रुझान था। हाँ। वो लिखते भी थे, अच्छा लिखते थे। मैं नेगी जी बहुत बड़े कंपोजर हैं। नेगी जी की आप लेखनी देखिए, नेगी जी की आप कंपोजिशन देखिए, कोई सी भी उठा के ले लीजिए आप, कोई भी गीत आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ मजा नहीं है।
उस जमाने से इस जमाने तक आजकल की पीढ़ी के बच्चों को भी नेगी जी मात दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनके गानों में वजन है, शब्द है। अब तुम अजीब अजीब से शब्द लेके आ रहा। एक गीत में परसों ही सुन रहा था, बहुत ही अजीब गीत है। अब मैं बोलना नहीं चाहता कैमरे पे, लेकिन कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग नाच रहे हैं उस पे। कई गीत यहाँ ऐसे हैं, क्या पता है, कैमरे पे तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं संगीत से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो हमें बुरा लगता है बहुत ज्यादा कि हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। लेकिन आप जब बात चिंता जता रहे हैं संस्कृति को लेके, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समाज है, सुनना भी तो वही चाहता है। आप समझे नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। देखो, हम जिस दौर में पैदा हुए ना, हमने नेगी जी को सुना, रफी जी को सुना, किशोर जी को सुना, मन्ना डे जी को सुना, है ना, लता जी को सुना, आशा भोसले जी को सुना, ऐसे बड़े बड़े भीमसेन जोशी जी को सुना, जसराज जी को सुना, हमने इनको सुना। अब ये किसको सुन रहे? हनी सिंह, बादशाह, नेहा कक्कड़, जिनके स्वरों में ही कुछ नहीं है, टोनर लगा के तो तुम सिंगर बन रहे हो। ये टोनर की कहानी क्या है? मैंने कई बार ये टोनर होता है, अगर आप बेसुरे, थोड़ा बहुत बेसुरे हो, टोनर लगा के आप थोड़ा सा सुर पे आ जाते हो। तो यहाँ भी कई सिंगर हैं, कई हैं जो जिनकी ओरिजिनल वॉइस जब सुनने लगो वो अर्जुन के गीतों की बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ मैम कि हमने उनको सुना, क्योंकि हम उस जमाने में पैदा, मैं बोल नहीं रहा, हमारी किस्मत अच्छी है, हम उस जमाने में पैदा हुए। और आजकल के बच्चे किसको सुन रहे हैं? हनी सिंह को, बादशाह को, नेहा कक्कड़ को, अनर्गल, अजीब अजीब सिंगर आ गए। लेकिन इस दौर में भी मैं आपको बोल रहा हूँ 2010 तक के सिंगर ठीक थे। उसमें सोनू निगम था, है ना, कैलाश खेर जी थे, शान जी थे, और श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, ये लोग थे। 2010 तक ठीक था। 2010 के बाद तो मतलब बत्तियां भंग हुई गुरु, बहुत ज्यादा। मतलब आप एक बात पे कह रहे हैं कि पुराने सिंगर, तो हम यहाँ हैं और आप भी हमारे साथ हारमोनियम बिल्कुल तैयार है। तो पुराना आपकी मनपसंद का कोई भी गीत, रफी साहब हो या जो भी सिंगर आपको पसंद है, कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैं आपको सुना देता हूँ। आप एक गीत है रफी जी का, मुझे बहुत पसंद है, भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को। बहुत खूबसूरत है। मैं ऐसे ही सुना देता हूँ तानपुरे पे। उसमें तो जो सुनाएगा वो अलग ही है जी। दिमाग में देखिए, तानपुरा चलते ही कुछ और गीत निकल गया रफी जी का, दरबारी दिमाग में आ गया। मैं समझ गई, राग लगा है तो लगाना चाह रहा था, समझ गई मैं, दिमाग में दरबारी लग गया। समझ रही हूँ मैं। अब यही गीत सुना देता हूँ, हरिदर्शन भी सुनाएंगे जी, बिल्कुल सुनाइए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। तो हमने तो इन गीतों से सीखा है। अब आज के लड़के सीख रहे हैं,
4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का। बताओ उन्हें दारू पिला सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? जो 4-5 साल की उम्र में सीख रहा है 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, मुझको क्या बोल कोई रोके ना, मुझको कोई टोकता, पता नहीं क्या है, मैं तो सुनता भी नहीं ऐसे गाने। मतलब क्या है ये? आप हमारी पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? कहाँ जाएगी हमारी पीढ़ी बताओ? अब आजकल हमारे उत्तराखंड में वही सिंगर डक्का डकड़ी क्या गा रहे, कुछ मतलब ही नहीं है उन्हें संस्कृति से। उन्हें ये है कि बस रातों रात सिंगर बन जाए और उसके बाद वो अभी 2 लेटेस्ट सिंगर यूट्यूब के। हाँ ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। नाम तो क्या लेना, पूरी पब्लिक को भी पता है, नहीं, लेकिन सिंगर, लेकिन लोगों ने उसमें पसंद क्या किया मुझे खुद भी नहीं पता। मैं उन पब्लिक को ही तो ये कहता हूँ, जब पब्लिक जो है लोगों के कमेंट्स करती है कि आप संस्कृति पे कार्य करिए, आप संस्कृति पे कार्य। अब जब वो संस्कृति पे कार्य कर रहा है तो कौन सुन रहा है उस संस्कृति के गीत को? आप तो यही गीत सुन रहे हो घुमा फिरा के। तो वो बेचारा संस्कृति पे कार्य कर करके मर गया हो। कई लोग मर चुके हैं यहाँ संस्कृति पे कार्य कर करके, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बताओ क्या विडंबना है हमारे उत्तराखंड में। एक बात नेगी जी हैं जिनके गीत लोग सुन रहे हैं, जब तक नेगी जी हैं। नेगी जी उत्तराखंड के लिए वो मिसाल कायम कर चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए, मैं कई लोगों से ये बात कहता हूँ कि नेगी जी जो है ना हमारे उत्तराखंड के लिए डिक्शनरी है। अरे आप गीतों को सुनो उनके, आप जब उनको सुनोगे, उनके गीतों को सुनोगे, तब जाके आपको उन शब्दों की असली अहमियत पता चलेगी कि उन शब्दों में कितनी गहराई है। कहाँ सुनते हैं लोग बताओ ना। लोग तो समझते हैं कि हम नेगी जी को सुनेंगे तो जी पता नहीं क्या हो जाए। अरे भाई नेगी जी को सुनो, किसी को तो अपना प्रेरणा स्रोत मानो। पर तुम अनर्गल सिंगरों को अपने प्रेरणा स्रोत मान रहे हो तो आपके दिमाग में भूसा ही भरेगा ना। संस्कृति के प्रति कार्य करने के लिए थोड़ी आप सोच रहे हो डिक 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 करके हम यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति बचा देंगे। तो मैं नहीं मानता ये संस्कृति बचाएंगे। सही कहा विवेक जी। लेकिन विवेक जी, नेगी जी की हम बहुत बात कर रहे हैं और क्योंकि संस्कृति की जब बात आती है तो नेगी जी की बात आनी स्वाभाविक है। हाँ। तो लेकिन जब नेगी जी से आपका जुड़ाव, क्योंकि आपकी घनिष्ठता भी है, आप उन्हें गुरु भी मानते हैं, तो गुरु शिष्य का जो एक संबंध होता है, ये संबंध शुरू कैसे हुआ था, कैसे अप्रोच हुई थी, ये कहानी क्या थी? इस कहानी को बड़ा सुनना चाहिए। अच्छी है। नेगी जी की एक एल्बम आई थी सलड़े शाली जी, तो उसमें 2 या 3 गाने हमारे गांव में शूट हुए हैं नौटी पे। ओके। तो उससे पहले हमारे गांव में बिष्ट जी आए थे, अनिल बिष्ट जी। तो उससे पहले उनका शायद पन्नू गुसाई जी का एक गाना था, बाटू चसामार गंगाड़ा बिना सर। ओके। तो एक गाना ये था शूट, और एक गाना था वो वाला तय ज्वानी को राजपाट बांध हे बांध हम भी देखला कब तेरांद। तो इन दोनों गीतों की शूटिंग हमारे गांव में नौटी में हुई नौटी है। से आगे नौटी में भी हुई है शूट, और आगे नंदसैण में भी हुई है। अच्छा। नोट उससे हमारे गांव से आगे की तरफ है गांव। बहुत अच्छा गांव। तो पहले बीस जी आए तो बीस जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनकी मतलब होता है ना संगीत का कीड़ा जी, तो बीस जी के साथ रात में वहाँ जाना, उनके लिए जो वो बोले वो सेवा करना। तो फिर मैं रात लेट घर जाता था, फिर अगले दिन उनका शो। मैंने उस चक्कर में स्कूल जाना छोड़ दिया था। अच्छा जी, आप कौन सी कक्षा में थे? मैं उस समय शायद रहा हूँगा भाई, लगभग मैं नौवीं में ही रहा हूँगा, शायद 9वीं की बात है। तो बीस जी के साथ शूट पे जाना, उनका पानी की बोतल उठाना, बीस जी को सर पानी पीना है, सब बोलते हाँ पानी पिलाता था, पानी देना उनको। तो ऐसे ही मुझे नहीं पता था कि नेगी जी भी आ रहे हैं। अच्छा। जब नेगी जी आए तो हमारे गांव में कुछ लोगों को ही पता था कि नेगी जी आ रहे हैं, तो नेगी जी से मिलने आए, कई लोग नेगी जी से मिलने आए। मैंने पहली बार नेगी जी को देखा। मैं समझ सकती हूँ वो अनुभव कैसा रहा होगा। पहली बार नेगी जी को देखा। मैंने नेगी जी से भी एक बात शेयर करी थी कि मैं जब संस्थाओं में जाता था तो आपका कार्यक्रम था जोशीमठ में। तो जोशीमठ में जब नेगी जी का कार्यक्रम था, हम नेगी जी से मिलने जा रहे थे। तो उनके दल में एक दल नायक हैं आदरणीय विक्रम सिंह रावत जी, तो पूरा ग्रुप वही संभालते थे, म्यूजिशियन का, डांस का, और फीमेल डांस, मेल डांस, कोरस, सिंगर सब वही देखते थे।
उन्होंने कहा नहीं नहीं अब उधर चलो, अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, अभी नहीं मिलने देंगे हमें। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, चले गए। बहुत बुरा लगा। तो मैं उसके बाद हमने दूर से कार्यक्रम देखा, बस नेगी जी से मिलना था उस वो जो समय। दिल में लगी हुई थी। हाँ, तो ये था कि अब आप नेगी जी का आप स्टेज देखिए, कभी देखा है बहुत, वो बिल्कुल नेगी जी का अलग। आप स्टेज देखिए और सिंगरों का आप स्टेज देखिए। और सिंगर जो है सिर्फ ताल बराई के लिए स्टेज करते हैं, लेकिन नेगी जी के स्टेज पे आपको पूरी संस्कृति मिलेगी। वहां पे जो कोरस भी गाता है ना, वो भी परिधान उनके, वहां पे उस खड़े होने का तरीका, नेगी जी की वाइफ जी मैम का, उषा मैम का, उनका आप तरीका देखिए कोरस की। वो मतलब जो आप ड्रेस देखते हैं ना, सारा डिजाइन मैम करते हैं जी। ताई जी करती है सारा डिजाइन, कि कोरस क्या पहनेगा, फीमेल कोरस क्या पहनेगी, है ना। नेगी जी को वही ड्रेस प्रेस करके बढ़िया चमका के स्टेज पे नेगी जी जब पहन के आते हैं, तो कॉम्बिनेशन देखिए आप नेगी जी के ड्रेस, वो ताई जी करती है। तो आप उनके स्टेज को देखिए, ऐसा लगता है संस्कृति यही है और कहीं नहीं है तो संस्कृति। यानी ये जो था आपके दिमाग में बैठा हुआ हाँ, था, फिर और हम नोटी। वही अब नेगी जी आया तो मैं उनसे मिला, तो दूर से ही देखा मैंने, नजदीक नहीं गया, हिम्मत नहीं हुई मुझसे, मैंने प्रणाम करा। उसके बाद नेगी जी का भी शूट था, कुछ लिपसिंग वगैरह थी, तो नेगी जी भी शूट पे आए हमारे साथ। नेगी जी की मैंने बहुत सेवा करी, पानी, खाना, चाय, क्या लाना है सर आपको, ये हो गया। अब शूट वूट हो गया साहब। कल सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा शूट बचा हुआ था, फिर वो निपटा के उन्होंने पौड़ी निकलना था। अब मैं भी चला गया शूट में, मेरे का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन था तो मैं बहुत इमोशनल था, समझ क्योंकि मैं सकती हूँ। 5-6-7 दिन लगातार रहा, तो एक एक जुड़ाव attachment। जैसा हो गया मुझे, क्योंकि कलाकार हो ना तो इमोशनल तो बनता ही बिल्कुल। है। तो आए वो शूट करके, रात की बात है, कल सुबह उन्हें जाना था। तो उनके ग्रुप में एक, वो उनके साथ कोरस गाते थे नेगी जी के साथ, हमारे बड़े भाई हैं श्री प्रेम वल्लभ पंत जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू गांधी से, मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत, चल भाई कुछ सुनाई दी बलम से। और मुझे नहीं पता था कि मेरे जस्ट बगल के कमरे पे नेगी जी है। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे बोला गाना सुना था। कौन सा? मैं नेगी जी के 2-3 गाने सुनाए। कौन से गीत सुनाए थे आपने? जैसे वो सुनाया था मैंने कि कई गीत हैं नेगी जी के, और आपको तो बहुत अच्छी तरह से नेगी जी के गीत रचे बसे हैं। रचे बसे इसलिए थे क्योंकि मैं सुनता था गंभीर रूप से, घर पे मैं सुनता था गीतों को। तो किसी की मार्केट में कैसेट लगती थी तो मैं उसकी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता था। नेगी जी के जब गीत बजते थे तो मैं खड़ा हो जाता था, उसके स्पीकर के सामने बैठा रहता था। मैं उसको बोलता था कि यार दोबारा लगा दे यार। वो सब बोलता था ना क्या है तेरा, उधर जाए यहाँ से। तो बहुत चीजें देखी हमने। तो फिर जब गीत गाया, फिर मैंने गीत गाया नेगी जी का कि को ढूंढो नहीं पूजी मैंने कै डांडाने का। ओह वाह, तो फिर सुनाया। फिर नेगी जी ने बिष्ट जी को फोन करा नेगी जी ने? कि हाँ कि अरे बिष्ट जी ये कौन है बगल पे गा रहा है लड़का, इसको मेरे पास लाओ। तो बिष्ट जी नीचे से आए, खाना खा रहे थे, नीचे से आए। हाँ भाई जब साहू जी बुला रहे, बोलते मैं नेगी जी बुला रहे हैं। उस समय तो नहीं बोला मैं, लेकिन मैंने उन्होंने बोला नेगी जी बुला रहे हैं। अब मैं डर गया। मैं कहा डांट पड़ती है कि यार 10, साढ़े 10, 11 बजे चिल्ला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है। नेगी जी ने प्यार से बुलाया मुझे, आजा बेटा आजा आजा। ताई जी भी थी साथ में। तुम ही गाना चाहो? मैंने बोला हाँ ताई जी मैं ही गाऊंगा। हम तभी सुने थे बोल कुछ। आय, तो मैं नेगी जी को उन्हीं के गीत सुनाए। एक गीत सुनाया, नेगी जी को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरा गीत सुनाया, नेगी जी को अच्छा लगा। नेगी जी ने कहा एक और सुना दे बढ़िया सा। तो मैंने एक गीत और सुनाया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी आवाज़ है तेरी, मेहनत करो जरूर सफल होगा तू। बहुत मीठी आवाज़ है तेरी, बहुत अच्छी आवाज़। बचपन भी था उस समय, गले पे उतनी चीजें थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि जो नेगी जी ने गाया है उसके मतलब जैसा गा जाए बस। कॉपी तो कर सकूं। हाँ, तो गाया मैं। नेगी जी को बहुत अच्छा लगा। नेगी जी ने कहा ठीक है बेटा ठीक है, जाओ सो जाओ बेटा। आशीर्वाद तो मिल ही गया गुरु का। फिर मेरे दिमाग में लगा, मैंने कहा बेटा हो गया, अब कुछ नहीं मिलता अब। फिर वही, फिर घर गया, सो गया।
सुबह शूट पे गए, शूट खत्म हो गया, ये लोग जाने लगे, हमारे गांव के मार्केट में ये लोग जाने लगे, मैंने सबको नमस्कार करा, प्रणाम। नेगी जी की गाड़ी थोड़ा सा आगे ही गई होगी 2 या 3 सेकंड, तो वो गए तो मैं पीछे मुड़ा, हाँ। मैं घर जाने लगा तो नेगी जी इधर जाने लगे, तो सडनली उन्होंने ब्रेक मार दिया कि अब ताई जी मुझे उसी समय से, उसी टाइम से मुझे ताई जी नॉटी बोलती है। अच्छा। नेगी जी मुझे नॉटी ही बोलते हैं कि नॉटी। जी मैम बताएं। मैं गया दौड़ के, तो नेगी जी ने बोला, हाँ बेटा इतनी तारीख को तू क्या कर रहा है? बताओ जी, काली हूँ, क्या करना मैंने, मेरा कार्यक्रम है, आएगा? मैंने कहा जी आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन पहले पौड़ी आ जाना, फिर वहीं से गाड़ी में चलेंगे। ठीक। तो मेरी जिंदगी का पहला कार्यक्रम, वो भी नेगी जी के साथ, और वो भी इतनी पवित्र भूमि, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री में। वाह। पहला कार्यक्रम मेरा गंगोत्री में हुआ नेगी जी के साथ। मतलब देखिए कि नेगी जी और गंगोत्री, मतलब वो 2 धाराएं, और वहां मैं खड़ा हूँ, उनका आशीर्वाद, और तब से लेके आज तक मुझे नेगी जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। मैं नेगी जी के घर पे भी जाता हूँ तो मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कई बार लोगों से मेरी बातें भी करते हैं, कई बार नेगी जी बोलते हैं कि उससे गवाओ, बहुत अच्छा गाता है। मैं तो लोगों से सुनता हूँ ना कि नेगी जी ऐसा बोल रहे थे तेरे बारे में, तो दूसरों से सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो गुरु तारीफ कर रहा है तो यानी शिष्य ने कुछ तो किया है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं, उनके सामने तो मैं धूल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, वो बहुत बड़े एक प्रेरणा स्रोत है मेरे। ये जो गुरु होता है ना, गुरु को छूना तो शिष्य के बस का है ही नहीं, लेकिन गुरु की धूरी, पाँव की जो धूल होती है, वहां तक भी अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ा। तो आपकी तो बातों में नेगी जी इस कदर रचे बसे हुए हैं कि बात करते ही वो इमोशन, वो घटनाक्रम जो आप बता रहे हैं, मैं फील कर सकती हूँ। मैं जब नेगी जी को मिलता हूँ ना, तो मेरे मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे उनको देख के। मतलब उनको देख के मुझे लगता है यार, नेगी जी कितने साधारण आदमी, कितने बड़े रचनाकार हैं वो। आप उनसे कभी मिलिएगा। बिल्कुल, अब मिलने के रास्ते बन गए हैं, जरूर मिलेंगे। आप उनसे कभी मिलिएगा, आपको लगेगा नहीं कि यही आदमी है जो उत्तराखंड के सबसे बड़े स्तंभ हैं, संस्कृति के इतने बड़े संवाहक हैं, गायक हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं। क्या बोले उनके लिए, सारे शब्द उन्हीं के लिए बने हैं। तो बहुत सिंपल आदमी है नेगी जी। और नेगी जी के बारे में लोग फालतू की अफवाहें भी फैलाते हैं कि नेगी जी ऐसे हैं, वैसे हैं। मैंने कहा भाई, हमारे लिए तो नेगी जी ने बहुत कुछ करा है, अब तुम्हारे लिए क्यों तुम उनके लिए बोल रहे हो, मुझे भी नहीं पता। कई बार नेगी जी भी पूछते हैं लोग कि कई लोगों ने तो नेगी जी को बोला कि उनकी एक अंधी बहन है, बल वो गीत लिखती है। ये अफवाह थी, बल्कि कई जगह खंडन भी किया नेगी जी ने। नेगी जी ने बहुत खंडन किया इसका। भाई मेरी बहनें है मेरी बहनें, लेकिन अंधी कोई नहीं है। दूसरा, मेरी बहनें लिखती नहीं है, मेरी बहनें लिखती नहीं हाँ। है, मैं ही लिखता हूँ, मैं ही गाता हूँ। अब किसने ये बात फैलाई है, आज तक चली आ रही है, ये भगवान जाने। विवेक जी, गीतों की बात हो रही है और गुरु की आपने बात की, तो जब आपका गीत आया बहुत फेमस, जिसने आपने प्रसिद्धि दिलाई, नेगी जी का भी फोन आया जी बिल्कुल, तो उस विषय पे बात करेंगे। लेकिन उस गीत की कंपोजिंग, गीत लिखा कैसे, क्या सबसे पहले क्या दिमाग में आया था, और क्या आपने ये गीत के बारे में नेगी जी से डिस्कस किया था? नहीं, एक्चुअली नेगी जी बहुत, मैं उस समय डरता था नेगी जी से मिलने के लिए कि मैं कैसे जाऊं, कैसे नेगी जी से बात करूं। मैं बहुत डरता था। लेकिन अब तो ये है कि ताऊ जी, मैं कई रचनाएं लेके नेगी जी के पास जाता हूँ अपनी, मेरी कई रचनाएं आने वाली, मैं नेगी जी ने करेक्शन कराया है मेरा कि ये यहाँ पे शब्द नहीं होना चाहिए, इसे काटो, इसे सही करो, इसकी जगह कुछ और लिख। कई किए हैं नेगी जी ने मेरे। मैं डायरी लेके जाता हूँ नेगी जी घर पे, और जो गाने आने वाले होते हैं पहले ताऊ जी को सुनाता हूँ, वो करेक्शन करते हैं मेरे गीतों में। पहले मैं डरता था बहुत कि नेगी जी पता नहीं क्या सोचेंगे। तो मैंने जब ये गीत लिखा, तो ये पहले जब जो दियो लागी की बात आप कर रहे हैं, ये भजन था जी। ये नन्ना का मैं भजन लिख रहा था।
तो मेरा मित्र गुंजन डंगवाल, उसकी दिमाग बहुत शार्प था उसका। आपके साथ गुंजन जहाँ भी होंगे वो बिल्कुल वो मैं उसको हमेशा, मैं हर जगह हर पॉडकास्ट में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं आज उत्तराखंड में हूँ तो उसी गीत की वजह से हूँ, जिस गीत ने मुझे नाम दिलाया। उससे पहले भी तो मैंने बहुत गीत गाए, लेकिन मुझे इस गीत से नाम मिला, शोहरत मिली, और आज तक लोग मुझे जानते हैं कि विवेक नौटियाल कौन है। कई लोग नहीं भी जानते होंगे, कई लोग जानते हैं। तो ये गीत जब मैं गुंजन के पास लेके गया तो मैंने सब कुछ कर दिया था, डमी भी दे दी थी हमने, ट्रैक भी बन रहा था। डमी का मतलब होता है कि जिस बेस पे आप जी मैं समझ पा रही हूँ, जिस बेस पे काम होगा। तो हमने वो डमी दी तो सब कुछ हो गया। तो गुंजन ने मुझे बोला कि भैया गाना बहुत अच्छा है, अल्टीमेट गाना है, लेकिन इस पे शब्द अलग लिखो। अच्छा, उससे पहले भी एक गीत करा था हमने, जंवरी, तो वो भी भजन था, उस पर भी मैंने शब्द लिखे थे। तो उसके बाद वो गीत मार्केट में आया। इस पे भी गुंजन ने बोला भैया इसको चेंज करो। मेरे दिमाग में लगा ठीक है, गया मैं दिमाग। अब जो लिखा है उसको चेंज करना बहुत टफ होता है, बिल्कुल, क्योंकि जो लिख दिया उसको चेंज करना बहुत टफ होता है। 5-6 दिन बीते, गुंजन भाई का फोन आया, क्योंकि वो उस गीत के लिए बहुत खुश था कि ये गीत आ रहा है और इस पे मैं काम करूंगा, अच्छा गीत है। उसको भी इस पे ना अच्छी वाइब्स आई, बहुत अल्टीमेट गीत, अलग ही है गीत, मतलब सुन के भी बहुत सुंदर लगता है उस गीत में, मजा बहुत आता है। बहुत कई लोग बोलते हैं मुझे कि यार उस गाने का फील ही अलग है। बिल्कुल है। कोई बोलता है उसका मुझे स्टार्टिंग अच्छा लगता है, कोई बोलता है उसकी ये अंतरा अच्छी है, कोई बोलता है उसका स्थाई कितना अच्छा है। तो हर आदमी को अपना अपना जी जी बिल्कुल, जो अपने सही टेस्ट लगे के है हिसाब से। तो गुंजन का फोन आ गया कि हेलो भैया आपने कुछ करा उसमें। मैंने कहा यार भाई मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मैं लिखूं क्या। अरे भैया लिखो ना यार, आप इतना अच्छा लिखते हो, कुछ तो लिखो। अब जिस चीज को होना होता है वो जरूर होता है। ऐसी महीना चल रहा था बजग्याल का, बजग्याल मैंने माँ ते फोन करी, बोली माँ प्रणाम, बोलो क्या जो ठीक ठाक, तबियत पानी सब ठीक बना, सब बढ़िया, पिता की तबियत ठीक बना, सब बढ़िया, सब ठीक है। बोल क्या होनू को तो पर क्या होने वाला, डांडो क्योड़ लगी हूँ शब्द, हाँ डांडो क्योड़ लगी हूँ, बल चौमास लगी हूँ ना कि डांडा कांटा दिखना बल ना कुछ दिखना, दियो बदली हूँ बल, दियो बदली हूँ बल हमेशा। फिर मैं कहा ठीक है माँ ठीक है। मेरे दिमाग में वर्ड आ गया कि दियो, आप इसे लिखा क्या जाए। फिर माँ की बातें मैंने रिपीट करी, तो उसमें पहली लाइन जो मैंने लिखी, कन घोड़ी कुएड़ी लगी, रूणा झूणा पानी, धार माँ कुएड़ी लगी, याद है मैं टकी। तो शुरुआत यहाँ से करी। ओके, मम्मी की बातों ने एक मतलब वे दे दिया मुझे ना माँ की बात में। फिर उसके बाद मैंने लिखा, दियो लागिते ऊंचा कैलासा। ये पुराना गीत भी था, ये अच्छा। पूरा नहीं था ना, पूरा नहीं था, ये लोकगीत था, पुराना था ये बहुत। तो ये ऐसा नहीं था, ये बहुत अलग था, ये चांचड़ी थी। ओके, चांचड़ी गीत था ये, तो ऐसा नहीं था। इसकी मैंने कंपोजिशन बनाई पब्लिक, मतलब अभी की पीढ़ी के लिए मैंने कोशिश करी कि ये समझे हमारा कल्चर है क्या है, वो फोक, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए। तब मैंने लिखना शुरू करा कि गुना गुना। अभी तक कई लोग इस वर्ड को गलत गाते हैं, कोई मुना मुना गाता है, कोई कुना कुना गा रहा है, अजीब अजीब वर्ड गाता है ना। वो तो मैं गुना 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 ना, घुन वाला गुना। गुना गुना का मतलब होता है घुटनों घुटनों तक। घुना, वो घुनना वाला घुना, गुना गुना यूं चा पड़ी। अच्छा, घुना घुना यूं चा पड़ी, मतलब वो घुटने घुटने तक बर्फ पड़ी है। हाँ, यूं। ते पापी कहलासा हो। कई लोगों ने मेरे को बोला पापी क्यों बोला है। अरे वो तो अपना प्रेम वाला वो होता है ना, मैंने उसमें कई लोगों ने, मैंने कमेंट्स नहीं करे उसमें, कई लोगों ने जो शब्द पूछे हैं, कई लोगों ने जो चीजें पूछी हैं उसमें जो लोग जानते हैं उन्होंने उनका रिप्लाई करा है।
खुद से मैं समझ रिप्लाई करा। सकती हूँ। मैंने नहीं करा, लेकिन उन्होंने खुद कर, मैं क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता, कमेंट्स बहुत कमेंट्स आते हैं, कब तक पढ़ेगा आदमी, लेकिन मैं फिर भी समय निकाल के कभी कभी पढ़ लेता हूँ, थैंक्स कर देता हूँ। तो उन्होंने उसका रिप्लाई करा कि महोदय इसका मतलब गलत नहीं है, इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को देखना चाहते हो, आपका मायका नहीं दिखता है, आपको अपने माँ की याद आती है, तो आपको गुस्सा आता है कि मैं वहां क्यों नहीं हूं, तो उस समय हमारे मुंह से निकल जाता है। उसका अर्थ कुछ वैसा नहीं होता। अब कई लोग कहते हैं कि तय पापी मान, मैं मैथिली बुलाई, तो इसका मतलब माँ पापी हो गई क्या? नहीं, गुस्सा, गुस्से में, वो गुस्सा वैसा नहीं है, वो उस प्यार समय वाला गुस्सा है। जी। तो लोगों ने भी कमेंट्स करा है उसमें। तो वो गीत तब बना, फिर मैं लिखते कई मैं 4 स्टेंजा लिखे मैंने कि मेरा मैं ताकि ध्याना हूँ। लास्ट में मेरे को लगा कि यार मैं लिखूं क्या, तो मैंने कहा ये मैं इसको इसमें भाई से कनेक्ट कर देता हूँ कि मेरा मैं तक की ध्याना हूँ। पहले होता था ना, एक संदेश वाहक व्यक्ति होता था, एक संदेश मतलब जो गाँव में जो बटोई बन जाता, हाँ 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 तो वो मिलता था, वो उसको पूछते थे कि मेरी माँ कंचे हाँ, तो वो बता भेजी ना तुम पूरे। के गाँव हाँ, अच्छे, हाँ। तो बोलता मैं वे गाँव पड़ा, मैं वे रास्ता जाऊँगा। अच्छा, तब लोग बोले कि मेरी माँ भी रन युवक, अच्छा वो पूछो कुछ तेरी माँ, मेरा अपना, तो वो अच्छा तेरी माँ जो है, अच्छा हाँ ठीक है सब बढ़िया, तब वो संदेश उसे भेजते थे। तो इस तरीके से वो गीत बनाया मैंने। तब इसमें लास्ट में लिखा था कि मेरा मैता की ध्याना हो, मेरी माजी में तू बोलिया ना, लगदा चैत का मैना हो, मेरा भेजी ते तू भेजा हो। चैत के महीने में कलियो, और भेजी माँ भेजू तू आलू, कलियो कंडी बोलना हाँ, कहीं हाँ। जगह, हमारे चमोली क्षेत्र में आलू बोलना, आलू। हाँ बिल्कुल। और मेरा भेजीते तो भेजा हो, भेजी माँ भेजी तो आलू लो, भेजी आरसा कलियो उद्यो लागी। तो तब मैंने ये शब्द लिखा है। यानी ये खुदेड़ गीत बना खुदेड़ दिया गीत आपने, बना दिया बन मैंने। गया। तो क्या गीत दो था? दो बिल्कुल बिल्कुल, 2 सुनाइए। ये तो आपका ऐसा गीत है जो घर घर में बजा। हाँ, हे कन घोड़ी को एड़ी लगी, रूणा झूणा पानी, धार माकू एड़ी लगी, हे याद है मैं तगी, लागते ऊंच कैलासा द्यो, लागते ऊंच कैलासा द्यो, लागी द्यो, लागते ऊंच कैलासा द्यो, लागते ऊंच कैलासा द्यो, लागी द्यो, लागी ऋण झूणा पानी द्यो, ऋण झूणा पानी द्यो, लागी मैं लागी बे मैं तकी खुदा हो, मैं लागी मैं तकी खुदा हो, द्यो लागते ऊंच कैलासा, द्यो लागते ऊंच कैलासा, द्यो लागी ऋण झूणा पानी, मैं लागी बे मैं तकी खुदा, द्यो लागी गुना गुना ऊंचा पड़ू, ये पापी कैलासा हो ये पापी कैलासा हो, तुम द्यो छिड़ी वे जावा द्यो, मेरू मैं ता कमूलू कालो, तुम मैं देखने जावा लो, लागते ऊंच कैलासू द्यो लागी। बहुत सुंदर। और यही वो गीत था जो बिल्कुल बच्चे से लेके बड़े तक बच्चे बड़े बुजुर्ग सबने ये गीत सबने सुना। बहुत अच्छा इसमें जो आपने गाया है, शब्दों को पिरोया है, बहुत खूबसूरती से आपने इन्हें पिरोया, इसीलिए शायद दिलों में बस गया लोगों के। एक्चुअली ये गीत सच्चाई में ये गीत उन बेटियों के लिए है, उस ध्यान के लिए है जो मायके की खुद, आजकल के बच्चे तो नहीं समझ सकते कि मायके की खुद क्या हुई, कि खैरी क्या हुई। समझ सकते हैं, आजकल बच्चे नहीं समझ सकते, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल, मायका कहाँ पे, अब सब लोग देहरादून आ गए। हाँ, पड़ोस में ही मायका है, पड़ोस में ही मायका है, इधर ससुराल है, स्कूटी पकड़ी घर मम्मी के घर। तो उस जमाने में देखिए क्या रहा होगा वो समय, जब बेटी अपने मायके जाने के लिए तरस जाती थी। कई खुदेड़ गीत हैं इस पे जी। तो हमने भी कोशिश करी लिखने की कि चलो
बहुत अच्छा विवेक जी आपने लिखा। विवेक जी, आप लोक संस्कृति पे काम कर रहे हैं, लोक गीतों को अच्छी उसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे उत्तराखंड है, आप गाँव की बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि लोग जो हैं नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, क्यों? क्योंकि गाँव खाली है, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ा समस्या है। और पौड़ी की बात करें, पौड़ी जिले की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। तो इस चमोली से भी हो गया, चमोली से भी, तो चमोली से ठीक, भी चमोली और पौड़ी की अगर बात करें तो पलायन हुआ। तो ये जो पलायन है, क्या पलायन पे भी आपने कुछ लिखा है? लिखा है। और किस तरह का रहा, क्या ये सोच के? पलायन पे मेरा एक गीत आने वाला है, उसमें मैंने ये लिखा है, वो किसी की रचना है, तो उसको मैंने कंपोज करा है, मैं उसे गा रहा हूँ। उससे मैंने ये लिखा है कि जो गांव है खाली क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। एक गीत मेरा आने वाला है, वो गजल टाइप की लिखी है मैंने। ओके, तो गजल स्टाइल भी आप हमें पहाड़ी गजल? पहाड़ी जैसे लिखते थे, नेगी जी से ही सीखा है लिखना। तो हमने एक गीत लिखा था कि मेरी बिछन खैरी खाई ये पहाड़ों माँ, दुख विपदों का भारा सारी निमिन अपड़ा मुंड माँ, दुख देखी बीमारी देखी मिन ये पहाड़ों माँ, मेरी बिछन खैरी खाई ये पहाड़ों माँ। इसमें आगे लिखा है, अब यूं कूड़ों पर मन खिनी पर छन छपाड़ा, वाह, ना जावा छोड़ी तुम पितरों की कूड़ों थे ना उजाड़ा, नाती नातीणों की खुद लागली लाटा ना जाऊं दरो माँ, मेरी बिचन खैरी खाई ये पहाड़ों माँ। तो ये मैंने बहुत पहले लिखा था। और एक गीत और है जो मैं किसी का गा रहा हूँ, उसको मैं भी कह नहीं सकता क्योंकि उत्तराखंड में। ये गीत तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी रचना है जी, लेकिन ये प्रयोग बड़ा अच्छा है। गजलों का एक 2-3 लोग ही हैं जो गजलों वाले स्टाइल में उत्तराखंड में गढ़वाली। मेरी अभी 4-5 सीरीज आने वाली गजलों की। जी, तो इंतजार रहेगा आपके। 2 गीत मेरे श्रोता पलायन हैं। पे भी हैं, 2 गीत मेरे पलायन पे भी हैं, और कई गजलें हैं उसमें, कई पीड़ाएं हैं। लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन गीतों को सुनने वाले श्रोता कम हैं, बहुत कम लोग हैं जो इन गीतों को समझ पाते हैं कि मेरी बिछन खैरी खाई ई पहाड़ों माँ, दुख विपदों का भारा सारी ने मैंने अपना मुंड माँ, दुख देखी बीमारी देखी मैंने ये पहाड़ माँ ई गढ़वाल माँ, मेरी बिछन खैरी खाई। अब वो सच्चाई है, अब वो कूड़ पर मन खिनी पर छन छपाड़ा, बिल्कुल सही है ना जावा छोड़ी। तो ये एक गांव का व्यक्ति, एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है जो घर छोड़ के जा रहा है, उस बाप को छोड़ के जा रहा है जिसने पूरी जिंदगी वहां बिता दी, पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, और अब वो बेटा घर छोड़ के जा रहा है, गांव छोड़। तो उस बाप की पीड़ा है ये जो मैंने लिखी है। विवेक जी, जैसे आप बोलते हैं और जो आप लिख रहे हैं, जो परोस रहे हैं, अब आगे दे रहे हैं, काफी हद तक ऐसा लगता है कि हम गुरु की काफी कुछ चीजें ले चुके हैं। आप गुरु की वही कहते हैं ना, जहाँ गुरु बलवान तो चेला भी कुछ ना कुछ तो, यानी गुरु संगत बलवान का तो चेला पहलवान। यस यस यस, यानी कि गुरु से जो गुण लेने चाहिए आप धीरे धीरे उन्हें लेने की पूरा, और गुरु भी आपके ऐसे जो पूरे दोनों हाथ से आपको देने को तैयार बैठे हैं, देते हैं, वो रियली में देते हैं। आप उनके जाओ तो सही भाई, गुरु का काम ही तो ज्ञान देना है। गुरु आपको, अगर आप मानोगे तो, मानना बहुत जरूरी है। आजकल अपने आप को लोग गुरु समझ रहे हैं, मानना बहुत जरूरी है। आपको गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान मिलता है। ऐसे गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। हमने नेगी जी को फील करा है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में कभी गलत नहीं सुनना चाहते। तो एक शिष्य की यही तो बातें होती है कि वो गलत नहीं सुनना चाहता।
नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल आपने सही कही कि अगर आप वास्तव में उस जिसको आप जीना चाहते हैं, जो आपका सपना है, और जो बचपन से अपने गुरु जो दिमाग में होता है, जिन्हें आप सुन के उनके साथ जब आप एक मंच पे हों और उनके सानिध्य में आप उसी जो अपनी विधा है उस पर काम कर रहे हों, साथ में आप शिक्षा भी दे रहे हैं, तो कहीं हद तक गुरु का वो जो हाथ होता है सर पे, उसका प्रभाव वो पूरा काफी हद तक मिल रहा है और दिख भी रहा है, छलकने भी लगा करते हैं हम लोग। बाकी तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन आज नेगी जी की वजह से जो हम शब्द जो सीखते हैं, पढ़ना जो हमने सीखा, पढ़ने की जो जिज्ञासा हुई वो नेगी जी से ही हुई, क्योंकि नेगी जी भी पढ़ते हैं, तो मतलब गुरु पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। यानी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे ही शब्द थोड़ी आ जाते हैं। शब्दों को देखो, शब्द आपके अगल बगल होते हैं, हमारी आम बोली भाषा में भी वही शब्द होते हैं जिन्हें हम गीत बनाते हैं, लेकिन ये कई लोगों को नहीं पता कि वो शब्द लेने कैसे। बिल्कुल विवेक जी, और अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ साझा की हैं, लेकिन अब अंत में इसको विराम देने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, और आप उनको सही दिशा यानी संगीत की अगर आप शिक्षा लेंगे तो उससे उसको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और शिक्षा क्यों आवश्यक है, इस विषय पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे। क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि संगीत हवा में नहीं आता है, संगीत सीखना पड़ता है, उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है। संगीत के प्रति हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं इस संगीत में, हमने क्या क्या नहीं सीखा, हमने क्या क्या नहीं देखा इस संगीत में। आज हम थोड़ा बहुत जो है तो उस मेहनत की वजह से ही। और रही बात आजकल के बच्चों की, तो नेगी जी भी यही बात कहते हैं, मैं तो नेगी जी के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं तो शून्य हूँ, लेकिन आप उनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। नेगी जी कहते हैं हर चीज में पढ़ना जरूरी है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, अरे मार्केट में इतनी बुक्स हैं, अब तो पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो इतना समृद्ध हो चुका है। हमारे उत्तराखंड के जो कितने कवि हैं, हमारे उत्तराखंड में बहुत कवि हैं और सबकी बुक्स हैं। कई लोगों ने शोध करके गीतों की शोध करके, हमारे ये आदरणीय नंदकिशोर हटवाल जी ने एक बुक ली है, चाचड़ी जमा को, उसमें से कई लोगों ने गीत गा दिए और इनका नाम तक नहीं दे रखा। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे उत्तराखंड में, जो गीत तो गाते हैं लोगों के, लेकिन नाम नहीं देते। जी, सही कहा आपने कि किसी की जो रचना होती है, अगर आप उसे लेते हैं तो कम से कम उसका नाम तो दीजिए, लोगों को पता चले कि आखिर वो रचना किसकी है। खुद के नाम से उसे चलाना ये वाकई गलत है। तो आज आपके साथ में बहुत सारी बातें की, लोकगीतों पे बात हुई, नरेंद्र सिंह नेगी जी पे बात हुई, गुरु शिष्य पर बात हुई। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सुना विवेक नौटियाल जी को, जो अपनी लोक गायकी से अपनी परंपरा के साथ साथ हमारी बोली भाषा को बचाने की तरफ भी अग्रसर हैं। वो केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि एक बेहतर विद्यार्थी भी हैं। वो निरंतर सीख रहे हैं और निरंतर सीखने की यही प्रेरणा उन्हें आगे बढ़ा रही है। वो निरंतर अपने में सुधार करने के लिए अपने गुरु की तरफ आशा भरी निगाह से देखते हैं और उनके गुरु कभी स्नेह से तो कभी डांट कर उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज उनकी जो लेखनी है कहीं ना कहीं एक बेहतर लय पकड़े हुए है, एक बेहतर परंपरा को आगे बढ़ा रही है। वो कहते हैं कि आप अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से जुड़ कर रहिए, क्योंकि हमारी जड़ें हैं जो हमें एक पेड़ बनाती हैं। यदि जड़ें मजबूत ना होंगी तो कोई पेड़ भी नहीं बचेगा। तो अगर आप भी अपनी परंपराओं, अपनी बोली भाषा को जिंदा रखना चाहते हैं तो खुद से बोलना सीखिए, क्योंकि परंपराएं
दूसरे के घर में नहीं, अपने घर से शुरू होती हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।